प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत, लेक्चर नंबर 43। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। बेटा, प्लेटो ने जो अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी रिपब्लिक का हिंदी अर्थ है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। तो रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के लिए, विशेषकर सैनिक वर्ग, दार्शनिक शासक वर्ग के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की थी, शिक्षा का सिद्धांत मैंने समझा दिया है। जो शिक्षा की व्यवस्था की थी, अब शिक्षा की व्यवस्था करने के बावजूद भी शिक्षा की व्यवस्था करने के बावजूद भी प्लेटो घबराया हुआ है कि कहीं विपरीत पर्यावरण में जो शिक्षा संरक्षक वर्ग को दी गई है वो कुसंस्कार में ना बदल जाए, इसके लिए इन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत दिया। मतलब प्लेटो का कहना था कि भाई संरक्षक वर्ग का मतलब है सैनिक वर्ग और दार्शनिक शासक वर्ग, तीन वर्ग बताए ना प्लेटो ने, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो का कहना है कि संरक्षक वर्ग मतलब सैनिक वर्ग और दार्शनिक शासक वर्ग परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर देश सेवा को भूल सकते हैं और अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए सारा समय लगा देंगे। इसलिए प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था की कि भाई दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को परिवार और संपत्ति से अलग रख दिया जाए, कंचन और कामनी से दूर रखा जाए। कंचन का मतलब सोना, सोना मतलब संपत्ति, कामनी मतलब महिला, महिला मतलब परिवार। अर्थात दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को परिवार और संपत्ति से बिल्कुल अलग रखा जाएगा। इनका केवल एक काम होगा, देश की सेवा करना। अब हम इसको क्रमबद्ध रूप में समझाएंगे। बेटा, आज का जो लेक्चर है इसमें मैंने प्लेटो के साम्यवाद का एक पार्ट लिया है। कौन सा लिया है? संपत्ति साम्यवाद। क्योंकि साम्यवाद के दो प्रकार बताए प्लेटो ने, संपत्ति साम्यवाद और परिवार साम्यवाद। तो आज हम केवल संपत्ति साम्यवाद की चर्चा करेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ जो कि आपको नोट करना है। क्या? कि दार्शनिक शासकों के शासन को, बेटा ये सेंटेंस तो आपको शुरू में नोट करना ही पड़ेगा। दार्शनिक शासकों के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्लेटो ने दो बातें बताई हैं। शिक्षा व्यवस्था एक, और दूसरा है साम्यवाद का सिद्धांत। शिक्षा व्यवस्था मैंने आपको समझा दिया है और साम्यवाद का सिद्धांत आज से शुरू कर रहे हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, दार्शनिक शासकों के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्लेटो ने दो बातें बताई हैं। पहली बात शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा का सिद्धांत, और दूसरा है साम्यवाद की व्यवस्था या साम्यवाद का सिद्धांत, जिसमें शिक्षा का सिद्धांत हमने आपको समझा दिया है। आज हम साम्यवाद का सिद्धांत शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अब ये डायग्राम भी समझे। आदर्श राज्य मतलब बेटा प्लेटो के चिंतन का जो केंद्र बिंदु है वो आदर्श राज्य है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक लिखी ही इसलिए थी कि एक आदर्श राज्य की स्थापना हो। क्योंकि इनके गुरु सुकरात को जब बिना किसी गलती की मृत्युदंड दिया गया तो उसी समय प्लेटो ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि ऐसी कौन सी राजनीति हो, ऐसी कौन सी राज व्यवस्था हो, ऐसी कौन सी राजनीतिक व्यवस्था हो जिसमें सुकरात जैसे मनीषी के साथ दोबारा ऐसी घटना ना घटे, और ऐसी राज व्यवस्था हो जिसमें बुद्धिमान लोगों का शासन हो। क्योंकि सुकरात को उस समय लोकतंत्र था, लोकतंत्र में मूर्खों का शासन था, तो मूर्ख लोगों के द्वारा सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया था। इसलिए प्लेटो चाहता था कि ज्ञानी व्यक्तियों का शासन हो, विवेकवान व्यक्तियों का शासन हो, दार्शनिक राजाओं का शासन हो, ज्ञान की संप्रभुता हो। ये प्लेटो चाहता था और इसके लिए इन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना की बात की। तीन तत्व, इसका मतलब ये है कि प्लेटो ये कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। अर्थात मानवीय आत्मा के तीन तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। तीन तत्वों से तीन वर्ग बनते हैं। विवेक से दार्शनिक शासक वर्ग, साहस से सैनिक वर्ग और तृष्णा से उत्पादक वर्ग। कैसे? जैसे मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। तीन तत्व, मानवीय आत्मा के तीन तत्व, इसको आपको समझना है। विवेक,
दूसरा साहस, तीसरा तृष्णा। बेटा ये जो तृष्णा है इसको क्षुधा, भूख और काम भी कहा जाता है। अब समाज में जितने भी विवेकवान व्यक्ति होते हैं उनसे मिलकर के एक वर्ग का निर्माण होता है जिसे दार्शनिक शासक वर्ग की संज्ञा दी जाती है। समाज में जितने भी साहसी लोग होते हैं उससे एक वर्ग का निर्माण होता है जिसे सैनिक वर्ग की संज्ञा दी जाती है। समाज में जितनी भी तृष्णा से संबंधित, क्षुधा से संबंधित, भूख से संबंधित, काम से संबंधित लोग होते हैं उसे उत्पादक वर्ग का नाम दिया जाता है। उत्पादक वर्ग का नाम दिया जाता है। तो क्लियर हो गया, मानवीय आत्मा के 3 तत्व हैं, विवेक, साहस, तृष्णा। इन 3 तत्वों से समाज में 3 वर्ग बनते हैं। जैसे मानवीय आत्मा में 3 तत्व, 3 गुण होते हैं, वैसे ही समाज या राज्य में भी प्लेटो ने 3 वर्ग ही बताए हैं, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। ये बात क्लियर होगी। अब इसको आपको ध्यान में रखना है, इसके आधार पर ही सारी बातें हम समझाएंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक विद्वान है जो कि अक्सर कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, इनका नाम है सिनक्लेयर। सिनक्लेयर ये कहते हैं कि प्लेटो व्यक्तिगत संपत्ति और पारिवारिक जीवन पर प्रहार करता है। मतलब प्लेटो वास्तविक रूप में संरक्षक वर्ग को परिवार और संपत्ति से अलग रखना चाहता है। इसलिए प्लेटो ने परिवार और संपत्ति पर प्रहार किया और कहा कि परिवार और संपत्ति ही वो चीज़ें हैं, वो वस्तुएं हैं जो कि संरक्षक वर्ग को भ्रष्ट करेंगी, स्वार्थी बनाएंगी। आगे अब प्लेटो ने उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, दार्शनिक शासक वर्ग इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी 1 वर्ष से 50 वर्ष तक। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। तो प्लेटो ने शिक्षा की व्यवस्था तो कर दी, शिक्षा व्यवस्था का सिद्धांत तो दे दिया, इनको शिक्षा भी दी जाएगी। दार्शनिक शासक वर्ग 50 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद में दार्शनिक राजा बनेगा। लेकिन फिर भी प्लेटो को डर है कि शिक्षा के द्वारा जो सुसंस्कार संरक्षक वर्ग में पैदा किए गए हैं वो कहीं विपरीत पर्यावरण में समाप्त हो सकते हैं। मतलब शिक्षा के द्वारा संरक्षक वर्ग में जो सुसंस्कार पैदा किए गए हैं, संरक्षक वर्ग का मतलब सैनिक वर्ग, दार्शनिक शासक वर्ग। देखो बेटा ध्यान रखेंगे, दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को प्लेटो ने संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग की संज्ञा दी है। ये बीच में मैंने रेखा इसलिए खींची है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो केवल दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग पर लागू होगा, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होगा। मतलब उत्पादक वर्ग विवाह भी करेगा और संपत्ति भी रखेगा। मतलब उत्पादक वर्ग स्थायी रूप में विवाह रखेगा, इनके अपने पत्नी बच्चे होंगे, संपत्ति भी होगी। लेकिन दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग विवाह नहीं करेगा, करेगा तो अस्थायी रूप में करेगा, क्षणिक रूप में सार्वजनिक उत्सव आयोजित किए जाएंगे, उनमें इनको संभोग करने की सुविधा दी जाएगी। बाकी इसके अलावा जब बच्चे पैदा होंगे तो इनको बच्चे पहचानने की भी अनुमति नहीं होगी, राज्य परवरिश करेगा उनकी। तो कंचन और कामिनी से इन दोनों को अलग रखा जाएगा, लेकिन उत्पादक वर्ग को अलग नहीं रखा जाएगा, इसलिए बीच में मैंने रेखा खींची है। अब विपरीत पर्यावरण में ये सुसंस्कार समाप्त हो सकते हैं। अब वो विपरीत पर्यावरण क्या है? वो विपरीत पर्यावरण है परिवार और संपत्ति, क्योंकि परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर ही व्यक्ति निजी स्वार्थों को प्राथमिकता देता है और राष्ट्र हित को, देश हित को भुला देता है। प्लेटो की बात कितनी महत्वपूर्ण है यहाँ। अगर आज राजनीति के अंतर्गत इस बात को स्वीकार कर लिया जाए तो राजनीति में पूर्ण रूप में सुधार हो सकता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को भ्रष्ट करने वाली 2 ही चीजें, परिवार संपत्ति, परिवार संपत्ति, परिवार संपत्ति। कंचन कामनी, कंचन कामनी। कंचन सोना, सोना संपत्ति, कामनी महिला, महिला परिवार, पत्नी, बीवी। अब इसके लिए क्या किया है प्लेटो ने? नई सामाजिक व्यवस्था दी। नई सामाजिक व्यवस्था के 2 तत्व बताए इन्होंने, एक तो संपत्ति साम्यवाद, दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद। संपत्ति साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद। नोट करेंगे, नई सामाजिक व्यवस्था में 2 तत्व बताए प्लेटो ने, संपत्ति साम्यवाद, परिवार साम्यवाद। अर्थात प्लेटो का कहना है
कि शिक्षा के द्वारा जो सुसंस्कार पैदा किए गए हैं वो विपरीत पर्यावरण में, विपरीत वातावरण में समाप्त हो सकते हैं। इसलिए प्लेटो ने नई सामाजिक व्यवस्था दी और उस नई सामाजिक व्यवस्था के दो तत्व बताए हैं, संपत्ति साम्यवाद, परिवार साम्यवाद। नोट करेंगे, संपत्ति साम्यवाद, परिवार साम्यवाद, जिसमें से आज हम केवल एक की चर्चा करेंगे, संपत्ति साम्यवाद की। अब सबसे पहली बात आपको लेनी है कि प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा के स्रोत क्या हैं। बेटा वास्तव में देखा जाए तो जो प्लेटो का साम्यवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा ये मौलिक नहीं है। मतलब प्लेटो ने जो अपना साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, साम्यवाद की विचारधारा दी है, ये बिल्कुल नई नहीं है, मौलिक नहीं है। इससे पहले भी ये मौजूद थी, प्रचलित थी। कैसे समझें? स्पार्टा क्या है बेटा? एथेंस का एक नगर राज्य। एथेंस के दो नगर राज्य सबसे महत्वपूर्ण है, एथेंस और स्पार्टा। यूनान के दो नगर राज्य महत्वपूर्ण है, एथेंस और स्पार्टा। स्पार्टा में स्त्रियों को राज्य हित की दृष्टि से राज्य को सौंप दिया जाता था। अब देखिएगा यहाँ पर स्पार्टा जो कि यूनान का एक नगर राज्य है, यूनान का नगर राज्य, यूनान के दो नगर राज्य महत्वपूर्ण है, एथेंस और स्पार्टा। तो स्पार्टा में स्त्रियों को राज्य हित की दृष्टि से राज्य को सौंप दिया जाता था। इसका मतलब प्लेटो से पहले साम्यवाद मौजूद था। फिर एक नगर राज्य क्रीट नगर राज्य में सहकारी खेती की व्यवस्था थी, मिलजुल कर खेती की जाती थी, तो ये भी साम्यवाद का लक्षण है। और इसके बाद में एक विद्वान है पाइथागोरस कहते हैं कि मित्रों की संपत्ति पर सबका समान रूप से अधिकार है, मित्रों की संपत्ति पर सबका समान रूप से अधिकार है। इसका मतलब ये भी साम्यवाद का लक्षण है। अतः हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है अपने आप में मौलिक नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है, बल्कि प्लेटो से पहले भी साम्यवाद के लक्षण मौजूद थे। बस इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम अगली बात लेंगे, प्लेटो के साम्यवाद का क्षेत्र। प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए। अब ये है मूल बात ध्यान रखने की। प्लेटो के साम्यवाद का क्षेत्र क्या है? प्लेटो के साम्यवाद का क्षेत्र है केवल संरक्षक वर्ग के लिए। मतलब प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। कैसे? 3 वर्ग बताए हैं प्लेटो ने, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। अब यहाँ मैंने लिखा है केवल संरक्षक वर्ग के लिए। इसका मतलब जो दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है, इसको प्लेटो ने संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग की संज्ञा दी है। ये ध्यान रखना है। मैं जब भी बार बार ये बोलूँगा संरक्षक वर्ग का मतलब आप ले लेंगे दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो केवल दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के ऊपर लागू होगा। फिर भले ही वो संपत्ति साम्यवाद हो, परिवार साम्यवाद हो। मतलब दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को परिवार और संपत्ति से अलग रखा जाएगा। ये स्थायी रूप में विवाह नहीं कर सकते, ये संपत्ति नहीं रख सकते, ये सोने चांदी को हाथ भी नहीं लगा सकते। इनके पास तो केवल इतनी संपत्ति होगी जो इनके लिए नितांत अनिवार्य है। ये रहेंगे तंबू में, खाएंगे सामूहिक भोजनालयों के अंतर्गत। इनके पास अपना कोई गोदाम नहीं होगा, इनके पास अपना कोई घर नहीं होगा। किनके पास? दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, मतलब संरक्षक वर्ग के पास, मतलब अभिभावक वर्ग के पास। अगर आज के राजनेताओं के ऊपर ये बात लागू कर दी जाए तो क्या राजनीति में सुधार नहीं हो सकता? क्या राजनीति में घोटालों को नहीं रोका जा सकता? क्या भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता? क्या चारा घोटाला, दूध घोटाला, कोयला घोटाला, पेट्रोल घोटाला, दुनिया भर के घोटाले नहीं रोके जा सकते? ये सब घोटाले रोके जा सकते हैं। आज तो दवाइयों तक का घोटाला हो रहा है मानव के शरीर के जो उपकरण हैं, अंग हैं, इन तक का घोटाला हो रहा है। किस लिए, किसके लिए करते हैं ये अपने परिवार के लिए तो करते हैं, संपत्ति से मोह इसलिए तो करते हैं। इसलिए प्लेटो ने कहा है कि संरक्षक वर्ग को परिवार और संपत्ति से अलग करो, इनका काम केवल देश की सेवा करना है। यस, क्लियर हो गया? ये केवल संरक्षक वर्ग के लिए होगा साम्यवाद। अब हम इसमें साम्यवाद में जो हमने आपको कहा था कि नई सामाजिक व्यवस्था के 2 तत्व बताए हैं, संपत्ति साम्यवाद और परिवार साम्यवाद। मतलब प्लेटो ने साम्यवाद के 2 रूप या 2 प्रकार बताए हैं, संपत्ति साम्यवाद और परिवार साम्यवाद। इसमें से आज हम पहला साम्यवाद ले रहे हैं, संपत्ति साम्यवाद। तो नोट करेंगे आप, संपत्ति संबंधी साम्यवाद। संपत्ति संबंधी साम्यवाद के बारे में प्लेटो कह रहे हैं कि उनके पास तो मतलब दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग के ऊपर तो साम्यवाद का सिद्धांत लागू नहीं होगा। उत्पादक वर्ग तो संपत्ति भी रखेगा, स्थायी रूप में विवाह भी करेगा, इनकी अपनी बीवी होंगी, बच्चे होंगे। लेकिन केवल दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर लागू होगा ये, और इनको संरक्षक वर्ग की संज्ञा दी जाती है। दोनों को, इन दोनों को अभिभावक वर्ग की संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखना है। तो प्लेटो कहते हैं कि उनके पास तो केवल उतनी संपत्ति होगी जो उनके जीवन के लिए नितांत अनिवार्य हो।
उनके पास अपना कोई घर नहीं होगा, उनके पास अपना कोई गोदाम नहीं होगा, रहने के लिए तंबू होंगे और खाने के लिए सामूहिक भोजनालय होंगे, और सोने चांदी को वो हाथ तक नहीं लगाएंगे, कंचन कामने से बिल्कुल दूर रहेंगे। ये बात प्लेटो ने कही है। तो मैंने यहाँ डॉट डॉट कर दिया है, आप इसको पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद में संपत्ति साम्यवाद की विशेषताएं। अब जो ये संपत्ति साम्यवाद है, प्लेटो का जो संपत्ति साम्यवाद, इसकी क्या विशेषताएं, क्योंकि आधुनिक समय में तो साम्यवाद है, आधुनिक साम्यवाद भी है, कार्ल मार्क्स का साम्यवाद भी है, लेकिन ये अलग है, प्लेटो का साम्यवाद अलग है। कैसे? संपत्ति साम्यवाद की 3 विशेषताएं। पहला है केवल संरक्षक वर्ग के लिए, मतलब प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। केवल संरक्षक वर्ग का मतलब दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए, अर्थात केवल दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग ही परिवार और संपत्ति से अलग रखे जाएंगे। इनके पास संपत्ति नहीं होगी, इनके पास अपना परिवार नहीं होगा। दूसरी विशेषता है इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। मतलब प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद का जो उद्देश्य है वो राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। अर्थात ये राजनीति में सुधार करना चाहता है, राजनीतिक समस्याओं को दूर करना चाहता है, आर्थिक दृष्टि से समानता करना इसका उद्देश्य नहीं है। समानता तो वैसे भी नहीं, उत्पादक वर्ग संपत्ति रखेगा और ये दोनों वर्ग संपत्ति नहीं रखेंगे, असमानता तो वैसे ही होगी। इसलिए इसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। अगला है तीसरा विशेषता, प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं त्याग का मार्ग है। मतलब प्लेटो का जो साम्यवाद है भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है, क्योंकि प्लेटो दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग से संपत्ति का त्याग करा रहा है, परिवार का त्याग करवा रहा है, जबकि आधुनिक साम्यवाद भोग का मार्ग है, त्याग का नहीं है। जैसे कि मार्क्स का साम्यवाद है, वो त्याग नहीं करा रहा है बल्कि व्यक्ति को भोगी बना रहा है, पेटू बना रहा है, लेकिन प्लेटो का ये उद्देश्य नहीं है। इसलिए आप लिखेंगे प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं त्याग का मार्ग है। ये त्याग करा रहा है, संपत्ति का त्याग करा रहा है, परिवार का। किससे? दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग से। दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग किसी भी रूप में कोई संपत्ति नहीं रखेंगे, इनके पास अपना कोई घर नहीं होगा, कोई गोदाम नहीं होगा, सोना चांदी को हाथ तक भी नहीं लगा सकेंगे। यस। आप अगली बात लेते हैं, संपत्ति साम्यवाद के पक्ष में तर्क। मतलब संपत्ति साम्यवाद के पक्ष में क्या तर्क दिया है प्लेटो ने कि भी संपत्ति से दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को अलग रखा जाए, इससे फायदा क्या होगा, समझें। मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार पर प्लेटो ने तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है कि जैसे दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग देश की सेवा करेंगे, उत्पादक वर्ग उत्पादन का काम करेगा। अब दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग ईमानदारी से अपना काम कर सकें, ईमानदारी से अपना काम कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि इनको जो है संपत्ति और परिवार के आकर्षण से दूर रखा जाए। इसलिए संपत्ति साम्यवाद की व्यवस्था की। दूसरा दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार पर भी प्लेटो ने तर्क दिया है कि जो दार्शनिक शासक वर्ग हैं इनको परिवार और संपत्ति से दूर रखना जरूरी है, अन्यथा इनका जो विवेक है वो कुंठित हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तीसरा है नैतिक आधार। नैतिक आधार पर भी प्लेटो ने तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है कि संपत्ति से दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को अलग नहीं रखा जाएगा तो इनका आचरण अनैतिक हो जाएगा। चौथा है व्यवहारिक आधार। व्यवहारिक आधार पर भी जो है प्लेटो ने तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है कि आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति अलग अलग हाथों में सौंप दी जाए। दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के हाथों में राजनीतिक शक्ति होगी, उत्पादक वर्ग के हाथों में आर्थिक शक्ति होगी। अब जरा देखिएगा प्लेटो ने ये कितनी महत्वपूर्ण बात कही कि जब तक नगर राज्यों के अंतर्गत, आज राष्ट्र राज्य हैं, जब तक नगर राज्यों के अंतर्गत राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति को अलग अलग हाथों में नहीं सौंप दिया जाएगा तब तक नगर राज्यों बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता। आज के संदर्भ में कह सकते हैं हम, जब तक आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति को अलग अलग हाथों में, अलग अलग संस्थाओं में नहीं सौंप दिया जाएगा तब तक राष्ट्र राज्यों में बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता। और ये पूर्णतः सत्य है, शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य है। इसलिए प्लेटो ने राजनीतिक शक्ति दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को सौंप दी और आर्थिक शक्ति उत्पादक वर्ग को सौंप दी, क्योंकि ये धन रख सकते हैं, ये धन नहीं रख सकते हैं। और राजनीतिक आधार पर प्लेटो ने तर्क दिया कि वास्तविक रूप में जो ये संपत्ति का साम्यवाद है इसके द्वारा जब दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति से अलग रखा जाएगा तो इससे कितनी ही राजनीतिक समस्याओं का समाधान होगा। इसका उद्देश्य भी राजनीतिक समस्याओं को दूर करना है, आर्थिक समानता की स्थापना करना नहीं है। तो 5 बिंदुओं के आधार पर आप इसके पक्ष में तर्क दे सकते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम संपत्ति साम्यवाद का मूल्यांकन, मतलब संपत्ति साम्यवाद की आलोचना या कमियां। संपत्ति साम्यवाद के अंतर्गत पहली जो आलोचना या कमी है वो है अर्ध साम्यवाद।
अर्ध साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। ये बात कहने वाले बारकर महोदय और नेटिलशिप हैं। विद्वानों के नाम है बारकर और नेटिलशिप। इन्होंने कहा है कि प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। अगर प्लेटो का साम्यवाद सही है, प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत सही है, उचित है, श्रेष्ठ है, तो फिर ये संपूर्ण जनसंख्या पर लागू क्यों नहीं होता? ये अर्ध साम्यवाद इसलिए क्योंकि ये दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर तो लागू होता है, लेकिन उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है। जबकि उत्पादक वर्ग की जनसंख्या दार्शनिक शासक वर्ग सैनिक वर्ग से कहीं ज़्यादा है, इसलिए इसको अर्ध साम्यवाद की संज्ञा दी है कि ये आधी से भी कम जनसंख्या के ऊपर लागू होता है, पूरी जनता के ऊपर लागू नहीं होता है। दूसरा, अव्यवहारिक एवं नकारात्मक। प्लेटो का जो संपत्ति का साम्यवाद है वो अव्यवहारिक एवं नकारात्मक है, क्योंकि व्यवहार के अंतर्गत संपत्ति साम्यवाद को लागू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मानव स्वभाव होता है कि वो संपत्ति रखना चाहेगा। उसके पास अपनी संपत्ति नहीं होगी तो नए नए आविष्कार नहीं करेगा, नई नई खोज नहीं करेगा, वो मेहनत नहीं करेगा। इसलिए अव्यवहारिक भी है और नकारात्मक भी है। तीसरा है संपत्ति की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ। यहाँ आलोचकों ने कहा है कि जब दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग संपत्ति नहीं रख सकते तो संपत्ति संबंधी समस्याओं को भी नहीं सुलझा सकते ये, क्योंकि उनको संपत्ति की ज्ञान ही नहीं है, संपत्ति का नॉलेज ही नहीं है। इसलिए आलोचक कह रहे हैं कि संपत्ति की समस्याओं को सुलझाने में दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग असमर्थ होंगे, क्योंकि इनके पास अपना परिवार नहीं है। परिवार नहीं है तो परिवार का बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब परिवार को संभालना नहीं जानते हैं, जब परिवार का बजट बनाना नहीं जानते हैं, तो देश को कैसे संभालेंगे, देश का बजट कैसे बनाएंगे, आय व्यय का ब्यौरा कैसे तैयार करेंगे? इसलिए संपत्ति की समस्याओं को सुलझाने में ये असमर्थ हैं। और चौथा है मानव प्रकृति और स्वभाव के विपरीत। आलोचकों ने कहा है कि संपत्ति रखना मानव का स्वभाव है, मानव की प्रकृति है, और संपत्ति से अलग रखना मानव का स्वभाव नहीं है। मतलब मनुष्य को भाई युगों युगों से मनुष्य जिससे प्रेम करता है उससे मानव को अलग कैसे किया जा सकता है? संपत्ति से तो युगों युगों से मनुष्य प्रेम करता आया है, और उससे प्लेटो दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग को अलग कर रहा है, तो यह श्रेष्ठ नहीं है। ये 4 आलोचनाएं होगी। इसके बाद में प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं। अरस्तु जो कि राजनीति विज्ञान के पिता कहलाते हैं। अरस्तु ने भी प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद की आलोचना की है। कुछ बातें मैंने यहाँ नोट की हैं, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। अरस्तु द्वारा आलोचना, अरस्तु द्वारा प्लेटो की संपत्ति साम्यवाद की आलोचना। सबसे पहले तो अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है। आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, जबकि होना ये चाहिए कि आध्यात्मिक बुराइयों का निदान भी आध्यात्मिक होना चाहिए, भौतिक नहीं होना चाहिए। मतलब आध्यात्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए संपत्ति का त्याग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अरस्तु कहते हैं। ये बात एक आलोचना। दूसरा, व्यक्ति का बलिदान। अरस्तु ने कहा है कि यहाँ राज्य और समाज के नाम पर व्यक्ति का बलिदान कर दिया गया है, व्यक्ति को साधन बना दिया गया है, व्यक्ति को उपकरण बना दिया गया है, जो कि श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है। अगला, झगड़े और फूट बढ़ेंगे। प्लेटो जब ये कहता है कि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग अस्थायी रूप में विवाह कर सकते हैं, अर्थात सार्वजनिक उत्सव आयोजित किए जाएंगे, जैसे आज हम देखते हैं मेले लगते हैं हमारे यहाँ, तो सार्वजनिक उत्सव में दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के महिला पुरुष आएंगे। अब महिला और पुरुष, तो जो पुरुष जितनी महिलाओं से जो है संबंध स्थापित कर सकता है वो करेगा। अब एक बात बताओ, एक सुंदर वस्तु की प्राप्ति के लिए अगर 10 व्यक्ति उठ खड़े हों कि ये मुझे पसंद है, तो ऐसी स्थिति में उन पुरुषों में आपस में झगड़ा होगा एक सुंदर वस्तु की प्राप्ति के लिए। और एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि ये मतलब अनैतिकता फैल जाएगी, एक अराजकता जैसी स्थिति हो जाएगी एक सुंदर वस्तु की प्राप्ति के लिए। मतलब एक सुंदर महिला है, एक सुंदर महिला की प्राप्ति के लिए 20 पुरुष खड़े हो जाते हैं, वो कहेंगे हम इससे संबंध स्थापित करेंगे, तो निश्चित है नैतिक अराजकता फैलेगी फैलेगी फैलेगी। तो ये कमी है इसमें। अगला है उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं। अरस्तु का कहना है कि अगर संपत्ति साम्यवाद, परिवार साम्यवाद, या मैं कहूँ साम्यवाद का सिद्धांत इतना ही श्रेष्ठ है, तो अरस्तु कह रहे हैं कि उत्पादक वर्ग पर लागू क्यों नहीं किया इसको? उत्पादक वर्ग को भी तो इससे दूर रखा जाना चाहिए अगर ये श्रेष्ठ है तो। केवल संरक्षक वर्ग पर लागू क्यों, उत्पादक वर्ग पर लागू क्यों नहीं? इस आधार पर भी अरस्तु ने इसकी आलोचना की है। नेक्स्ट, अरस्तु का कहना है कि जिसके पास संपत्ति नहीं होगी
जैसे दार्शनिक शास्त्र अगर सैनिक वर्ग के पास संपत्ति नहीं होगी, जिसके पास संपत्ति नहीं होगी वो परोपकार और उदारता की भावना नहीं सीखता, उसमें अतिथि सत्कार के गुण नहीं होंगे, परोपकार की भावना नहीं होगी, उदारता की भावना नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास संपत्ति है ही नहीं। और बिना संपत्ति के अतिथि का सत्कार कैसे करेंगे, परोपकार की भावना कैसे आएगी, उदारता की भावना कैसे आएगी। अरस्तु ने इस आधार पर भी आलोचना की है। नेक्स्ट, स्वाभाविक प्रवृत्ति है निजी संपत्ति को रखना। अरस्तु का कहना है कि निजी संपत्ति रखना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मनुष्य संपत्ति रखेगा ही रखेगा। तो अरस्तु ने कहा है कि निजी संपत्ति से मनुष्य को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि निजी संपत्ति रखना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और स्वाभाविक प्रवृत्ति को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। इस आधार पर भी अरस्तु ने प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद की आलोचना की है। ये हो गया आज प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत का पहला पार्ट, संपत्ति साम्यवाद का। मुझे विश्वास है आप प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद को अच्छे से समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम प्लेटो का परिवार साम्यवाद की चर्चा करेंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।